नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि अब थोड़ा सा करके अब मुझे लग रहा है कि अब आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डिकोड एग्जाम का जो यूट्यूब है उस पर शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, राइट। शॉर्ट्स वीडियो में ना हमने अभी स्टार्टिंग किया है कुछ क्वेश्चंस का, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं और फिर आपको उसका आंसर देना होता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आपको मिल जाता है। वो सीरीज शॉर्ट्स वाली बड़ी अच्छी है और उसी के साथ में एक सीरीज हमने और स्टार्ट की है जो मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको बड़े शॉर्ट में एक जो है अलग एनिमेशन फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो आप उसको भी देखा करिए। जैसे कि अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि जूस पीना क्यों जो है हानिकारक है आपके लिए। इसके अलावा मैंने और कई सारे इंफॉर्मेशन आपको दी कि टायर जो होते हैं ब्लैक क्यों होते हैं, आखिर क्या रीजन होता है। नींद अगर आती है, मोटिवेशनल स्पीचेस, मतलब उसमें मैंने बताया कि नींद अगर आती है आपको और नींद क्यों नहीं आनी चाहिए आपको, क्या आपके सपने हैं, क्या आपके ड्रीम्स, उसके लिए एक मैंने शॉर्ट बनाया था, वो देखा करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है आपके भीतर आएगी और आपको पढ़ने का एक अलग जुनून आपके भीतर आएगा। और जुनून पैदा करना दरअसल क्या आपके लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जिद ही जीत है, ये मेरा अपना खुद का कोटेशन है। क्या? जिद ही जीत है। दैट मींस कि यदि आपने अपने जीवन में अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी बेहतर करना है, तो उसके लिए जिद का ठानना, जिद को जो है शुरू करना, अपने भीतर स्टार्ट करना, ये क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, तो जुनूनी बनिए, जिद्दी बनिए, और जिद्दी व्यक्ति क्या होता है, हमेशा जो है कामयाब होता है। इसका एग्जाम्पल आप आराम से जो है देखते होंगे। कहां पे? झारखंड में। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया? जरा नाम बताइएगा मुझे उसका, उन व्यक्ति का क्या नाम था, और उनसे आप मिसाल सीखिए। जरा कमेंट कीजिएगा, जरा देखते हैं कि खाली फिल्मी स्टार्स के नाम ही आपको याद आते हैं, या आपको इंस्टाग्राम पे जो वायरस वीडियो होते हैं वही आपको याद रहते हैं, या ये भी चीजें आपको याद रहती। कमेंट करके जरा इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो जुनूनी बनिए, जिद्दी बनिए और ठानिए जिद ऐसी कि एक कहते हैं ना कि आसमां हो जाए, धरती हो जाए आपकी मुट्ठी में, कुछ ऐसा जिद आपके भीतर होना चाहिए। शुभकामनाएं इसके लिए। आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। और लास्ट टाइम हमने आपसे पूछा था प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने सही दिया था। ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग या हथकरघा दिवस के ऊपर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और सरकार इसके लिए लगातार जो है प्रयास कर रही कि इसमें हम बहुत ज्यादा बेहतर काम और ज्यादा अच्छे से कर पाए, राइट। तो ये चीज हो गई आपके लिए। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। और पहला आज का हमारा टॉपिक है एशिया पावर इंडेक्स। बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, सिडनी स्थित थिंक टैंक कौन सा है? लोबी इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, लोबी इंस्टीट्यूट पर बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं। तो लोबी इंस्टीट्यूट ने अपना वार्षिक यानी कि ईयरली जो है एशिया पावर इंडेक्स जारी कर दिया है। दरअसल यह इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों की व्यापक शक्ति का आकलन करता है कि कौन कितना क्या है, पावरफुल कंट्री है। और मजेदार बात यह है कि दरअसल जो आपका ये क्या कहते हैं, आपका जो इंडिया है, उस इंडिया ने जापान को क्या कर दिया है, बैक कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया इसमें टॉप 3 कंट्री में आ गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्या सबसे बड़ी न्यूज है, और ये आपके एग्जाम में आने के इसके क्या है, पूरे पूरे चांस हैं, राइट। भाई साहब बैठे मत रहो, नोट कर लो यार। अच्छा, अभी तक का है चैटिया रहे हो बॉस, थोड़ी देर बाद चैटिया लीजिएगा, है नहीं। अब फेसबुक ही आइएगा, इंस्टा आइएगा तो इंस्टा करते रहिएगा, रील आइएगा तो रील करते देखते रहिएगा। ये सब काम मत कीजिए बॉस, है ना। चुपचाप से देखिए एक बार वीडियो ध्यानपूर्वक, नहीं तो जब दिमाग जो है ना उलझ जाएगा, आपका जिगजैग हो जाएगा। अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे लीजिए। मैं जानता हूं तो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हो आप लोग, नहीं मैं जानता हूं कैसे आप कर रहे हो। खैर छोड़िए इसको। अभी मैंने क्या बोला कि इंडिया ने दरअसल क्या किया है, जापान को बैक कर दिया गया है और टॉप 3 कंट्री के रूप में आ गया। तो टॉप 3 में आ गया है, तो यानी कि क्या कर दिया इसने जो है अमेरिका और चीन के बाद ये जो है आ गया है 3rd नंबर पर, जापान को पीछे छोड़ते हुए। बिकॉज ऑफ जापान, रीजन क्या है, जापान की बूढ़ी होती हुई आबादी। और आप जानते होंगे कि इस समय जो इंडिया है आपका, यानी कि प्यारा भारत देश है हमारा, वो क्या है, सबसे ज्यादा यंगेस्ट हमारे हैं वर्ल्ड। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यंगेस्ट है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा जो है क्या है, अपने आप में प्रोडक्टिव है। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो हमारे पास अभी वर्किंग कैपेसिटी है इन युवाओं के रूप में, ध्यान रखिएगा, ये हम तभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमारा यूथ जो है क्या होगा, सही ट्रैक पे जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ध्यान रखिएगा, आपके कंधे पर देश है बॉस,
और अगर आपके हाथ में इंस्टा इंस्टा हो जाएगा, चैटियाइएगा बस, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने भीतर जुनून पैदा कीजिए और जल्दी से सफलता को अर्जित कर लीजिए। तो अब ये न्यूज हो जाएगी क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, दरअसल ये बढ़त क्यों मिली है? बढ़त इसलिए मेरे भारत को क्योंकि इस समय भारत तेजी से बढ़ती हुई क्या सुपर पावर है, अपने आप पे फास्ट इकोनॉमी के रूप में है। हमने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत बेहतर तरीके से, हमने कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया किया है, हमने अपने हेल्थ को, अपने एजुकेशन को, अपने बाकी जो भी चीजें हमारे सेक्टर्स होते हैं, सभी सेक्टर से लेकर अलग अलग सेक्टर, हमने वहां पर खूब पैसा लगाया है। और हम लगातार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर रहे हैं, लगातार हम जीरो टॉलरेंस करप्शन पर नीति अपना रहे हैं, हम अपने जो हमारे जो सिटीजन चार्टर उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, हमारे जो कुछ भी चीजें हमारी हैं उस पर सब पर ध्यान दे रहे हैं। और यही कारण रहा है कि आज हम अपने आप पे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। और अर्थव्यवस्था में किस रूप में, किस स्थान पे हैं, जरा ये भी कमेंट कीजिएगा कि इस समय इंडिया जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन में या वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया किस इकोनॉमी के रूप में है, किस नंबर पे है, जरा इसका भी मुझे आंसर दीजिएगा आप लोग प्लीज। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या है कि भविष्य यानी कि इंडिया जो बढ़ा है आगे, उसका रीजन क्या है? आर्थिक विकास दर यानी कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। दूसरा, भविष्य के संसाधनों यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे पास बहुत बढ़िया हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कूटनीतिक प्रभाव, डिप्लोमेटिक इंपैक्ट में जो है हमने खूब ज्यादा काम किया है। डिप्लोमेसी इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आती है, ठीक है, खासकर जब विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब हो, राइट। चलिए, जबकि जापान का इसको उसकी बुजुर्ग होती आबादी और आर्थिक स्थिरता के कारण कम हुआ है। या सूचकांक किसी देश की शक्ति को मापने के लिए 8 प्रमुख विषयों का उपयोग करता है। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई रैंकिंग बनती है तो उस रैंकिंग के क्या रहते हैं? कुछ आधार रहते हैं, कुछ बेस रहते हैं कि इस पैमाने पर अगर आप खरा उतरते हैं तो आपकी रैंकिंग फ्लक्चुएट करेगी, प्लस माइनस करेगी, राइट। कौन कौन से पैमाने हैं यहां पे लिखे गए हैं? 8 पैरामीटर्स। ध्यान रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में इन पैरामीटर्स पर प्रश्न पूछ लेता है कि इसके कुल कितने पैरामीटर्स हैं, या बताओ इनमें से कौन सा पैरामीटर है या ये पैरामीटर्स नहीं है। तो ऐसा करके ध्यान किया। तो 8 पैरामीटर कौन से हैं? 8 मानदंड कौन से हैं? नंबर 1, आर्थिक क्षमता नापी जाती है उसमें पैरामीटर के लिए, सैन्य क्षमता मापी जाती है, लचीलापन, ठीक है, भविष्य के संसाधन क्या क्या है आपके फ्यूचर के लिए यानी कि रिसोर्सेज क्या है आपके पास, आर्थिक संबंध, इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा है आपका जो डिफेंस सेक्टर है वो कैसा है, राजनयिक प्रभाव कितना है आपका यहां बढ़े पर, और सांस्कृतिक प्रभाव कैसा है आपके यहां पर, ये सारी चीजें देखी जाती है। यानी अगर आप इन 8 के 8 पैरामीटर्स पर अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप कहे जाएंगे पावरफुल व्यक्ति। लोवी इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है। लोवी इंस्टीट्यूट इन 8 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग क्या करता है? जारी करता है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं आता आपको समझ में? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी पर आ जाएगा आपके सामने क्या प्रश्न, सुंदर सा प्यारा सा, जरा बताओ मुझे क्या होगा इसका उत्तर। तो हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। दरअसल यह सूचकांक सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अच्छा ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। इस वर्ष के सूचकांक में भारत ने जापान को पछाड़ करके एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनने का स्थान किया है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। एशिया है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एशिया में। तो जरा देखो कि क्या एशिया ही लिखा था बॉस, क्या लिखा था, या कुछ भी नहीं लिखा था यहां पे। चलो देखो भाई साहब, ये देखो कहां गया यह इंडेक्स। एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों की व्यापक शक्ति का आकलन करता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में या इस इंडेक्स में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बदलाव दिखा गया है। भारत ने अपने स्कोर में वृद्धि करते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है। ठीक है, चलो अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़ो। फिर इस सूचकांक में शक्ति का मापन केवल सैन्य क्षमता और आर्थिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। नहीं भाई, इतना तो नहीं है। 8 पैरामीटर, ये तो मुझे गलत लग रहा है। क्या 1 और 2 सही है या क्या सही है बताओ? या 2 और 3 सही है या 1 2 3 सही है? क्या सही है बताओ? बी सही है या कोई और सही है विकल्प? बताइए, फटाक से बताइए, तुरंत ऑन स्पॉट। जितना जल्दी मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट, वैसे फट से इसका भी मैसेज रिप्लाई दीजिए मुझे, ठीक है। मत मुस्कुराइए आप लोग, ठीक है। एक सॉन्ग नहीं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, नहीं, ये सब सॉन्ग सुना करिए। नाइस स्माइल ये मत देखा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा आधार कार्ड अमान्य। आधार कार्ड अमान्य नसेस की पूरी तरीके से अमान्य नहीं है, जबकि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है एज ए बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड अब मान्य नहीं रहेगा। दरअसल यह निर्णय अभी हाल ही में यूपी और महाराष्ट्र सरकारों के द्वारा लिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। यानी कि आधार कार्ड जो है एक परमानेंट आपके लिए हर चीज के लिए वैलिड प्रूफ के रूप में नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि बड़ी विडंबना, मुझे ये बात
अब इसका रीजन क्या है, जानते क्या रीजन है? वैसे आधार कार्ड से बढ़िया आइडेंटिफिकेशन कोई होता नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपकी आई और थंबनेल वगैरह सब कुछ लिया आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आधार कार्ड के बहाने बहुत सारे घुसपैठियों ने अपने भारत देश में क्या किया, जगह बना ली, और उनको आउट करना, यहां से बाहर निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है अपने आप में, और निश्चित तौर पर इसका कदम अच्छा दिखाई देगा। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, बहुत अहम हो जाता है, राइट। चलिए आइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण यानी कि प्रूफ ऑफ डेट्स ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में हम आधार का हम अब जो है वो नहीं ले सकते कि भाई आधार ही आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है, इसको अमान्य कर दिया। इसका अर्थ यह है कि अब स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या सरकारी नौकरी के आवेदन जैसे कार्यों के लिए जन्म तिथि साबित करने के हेतु आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि फॉर्म वगैरह फिल करते तो वहां पर जो डेट ऑफ बर्थ आप देखते हो किससे मैच करते हैं, आपकी 10th की मार्कशीट से, है ना, ध्यान रखिएगा। आधार केवल पहचान आइडेंटिटी है और पते एड्रेस का प्रमाण पत्र बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओनली, बाकी किसी चीज के लिए नहीं आधार। चलिए, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा पारित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 के कार्यान्वयन का हिस्सा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि जो UIDAI है, इसने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दरअसल आधार जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रमाण नहीं माना जाएगा, ये पहले ही इसने क्लियर कर दिया था, राइट। नए नियमों के अकॉर्डिंग अब जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि और जन्म स्थान के लिए एकमात्र प्राथमिक और अनिवार्य दस्तावेज होगा। यानी कि जब आप हॉस्पिटल आदि में जब आपका बेबी होता है तो वहां पर क्या बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। वही बर्थ सर्टिफिकेट ही दरअसल क्या हो जाएगा, आपके जन्म तिथि यानी कि आपके DOB और आपका जो है बर्थ प्लेस का क्या हो जाएगा, एकमात्र प्राइमरी जो प्रूफ होगा वो यही माना जाएगा। इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट ध्यान से आप लोग बनवाया करिएगा। अगर बेबी वगैरह अगर आपके होता है तो उसके पहले शादी भी होनी जरूरी होती है, तो शादी हो गई होगी तो ऐसा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नाम आदि सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सही रखवाइएगा, ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही एकल दस्तावेज है के रूप में कार्य करेगा, राइट। चलिए, अब बताइए भैया फिर से इस पर प्रश्न आप लोग फटाफट चलिए से कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा आधार कार्ड के उपयोग के संबंध में जारी नए नियमों के निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इन राज्यों ने स्कूल दाखिले और सरकारी नौकरियों सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया है, ठीक है। इन राज्यों ने मतलब कि जो आपका MP और वो है आपका महाराष्ट्र और UP है, ठीक है। यह निर्णय जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है, ठीक बात है। अब जन्म तिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही एकमात्र मान्य और अनिवार्य दस्तावेज माना जाएगा। अब बताओ बॉस कि इसमें से क्या हो जाएगा उत्तर इसका सही, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा, D होगा या B होगा या A होगा, बताओ एग्जैक्टली आंसर से क्या हो जाएगा, समझो, जानो, फिर उसका क्या करो, आंसर दो। ऐसे अभी नहीं देना है आपको आंसर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, D इज द राइट, 3 के तीनों कथन आपके इसमें हो जाएंगे सही, सारे के सारे विकल्प एकदम एग्जैक्टली सही है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है उद्यमी इन रेजिडेंस, ठीक है। ये कि अपने आप एक योजना है, तो अभी उद्यमी इन रेजिडेंस कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DST बोलते हैं। अच्छा, DST के बारे में एक चीज पता है आप लोग को, एक DST फेलोशिप होती है, आप लोग को पता है इसके बारे में, नहीं बताया, मैं बता देता हूं। DST दरअसल आई थिंक 9th क्लास से या शायद 10th क्लास से 11th से शायद शुरू होती है। तो इसमें एक एग्जाम होता है और अगर आप उस DST फेलोशिप को अगर आप जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब उस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपकी PG लेवल तक, PhD क्या आई थिंक PhD तक है ना, हायर एजुकेशन PhD तक आपको फेलोशिप देती है DST, बहुत अच्छी फेलोशिप है ये। तो इसको जरा आप लोग मालूम कीजिएगा, जो भी आपके घर में जो छोटे बच्चे आदि हो ना उनको कराइएगा, साइंस से DST फेलोशिप मिलती है, बहुत अच्छी फेलोशिप है। चलिए, पता नहीं होगा बहुत लोग को, जान लीजिएगा, DST फेलोशिप के बारे में सर्च कीजिएगा क्या इसका क्राइटेरिया है। एक तो 10th में होता है, शायद 10th 11th में होता है, और एक शायद ग्रेजुएशन के पहले भी होता है, 2 बार होता है। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया कि भैया आपको हर साल फर्स्ट डिवीजन का जो है क्या कहते हैं पैरामीटर्स फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, फिर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये उद्यमी इन रेजिडेंस कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू किए गए निधि
यानी कि नेशनल क्या, यानी कि निधि क्या मतलब क्या हो गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है, कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख क्या है, पहल अपने आप पे। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक अच्छी पहल अपने आप पे, और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा मेधावी यानी कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, नवाचारी यानी कि जो इनोवेटर हैं अपने आप में, क्षमता वाले छात्रों युवाओं को उद्यमिता को करियर के रूप में, यानी कि अगर आप उद्यमिता को यानी कि अगर आप बिजनेस को अपने आप में अगर एक कैरियर के रूप में अगर चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। दरअसल यह योजना उद्यमिता से जुड़े जोखिमों को कम करने और अवसर की लॉकत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आंशिक भरपाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी नौकरी छोड़े बिना या पढ़ाई के तुरंत बाद अपने विचार आइडियाज पर काम कर सकें। बहुत सारे उद्यमी होते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आपको सपोर्ट कर रही है। यानी कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है, तो जैसे आइडिया तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ रहता है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा मोटा कुछ आइडिया है अगर आपके दिमाग पे है, तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें क्या करेगी, प्रमोट करेगी। प्रेजेंट टाइम की सरकार की खास बात यही है बहुत है ना, यूपी गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, और उद्यम से बढ़िया कुछ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस योजना के तहत चयनित उद्यमी को 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाती है। यह सहायता 12 महीने की अवधि के लिए होती है, जिसे असाधारण मामलों में अधिकतम 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें इनक्यूबेटर में ऑफिस स्पेस और मेंटरशिप भी मिलती है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए, ये सब योजनाएं आप लोग जाना करिए, है ना, बहुत अच्छी चीज है। चलिए बताइए, भारत सरकार के उद्यमी इन रेजिडेंस कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निधि कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक उपयोजना है, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उच्च योग्यता प्राप्त और नवाचारी छात्रों को उद्यमिता को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इस योजना के तहत चयनित उद्यमी को अधिकतम 18 महीने की अवधि के लिए 30,000 रुपए प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। अब बताओ कौन सा कथन इसमें सही है? अभी जस्ट पढ़ा है, अब इसका उत्तर दीजिए मुझे आप लोग, बताइए, समझ लीजिए, कोई ना जल्दी नहीं है कि आप एकदम से वो करें, समझ ले, सुन लें, और उसके बाद अच्छा एक बात ध्यान दिया क्या करिए कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो टॉपिक पढ़ने के बाद जो है जब क्वेश्चन पूछा करो तो उसको अपने आप आंसर दिया करिए। देखिए पढ़ करके आपको आंसर देना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो इससे भी आप ना आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा अच्छे तरीके से। चलिए, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, यानी कि तीनों क्वेश्चन में क्या है, सही है आपके, हो गए। चलिए, नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक। ये अभी एक प्रकार का जो है क्या है, एक पुरस्कार है। तो गोवा में संपन्न अभी हाल ही में 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ, ठीक है, ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार क्या है, जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। यह फिल्म एश मेफेयर द्वारा निर्देशित है और जूरी ने इसे पहले फिल्म से ही लुभावना और साहसी बताया था अपने आप, और यह पुरस्कार फिलहाल जो इसने जीत लिया। ध्यान रखिएगा, गोल्डन पीकॉक किसने जीता है, किस फिल्म महोत्सव था, कौन सा था नंबर का था, यह भी ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी। और कहां पे हुआ है, गोवा में हुआ है। चलिए, दरअसल यह फिल्म 1990 के दशक के साइगोन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक मार्मिक ड्रामा है। यह सैन्य, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर और नाम एक भूमिगत पिंजरा फाइटर के बीच की प्रेम कहानी और संघर्ष को दर्शाती है। साइंस सेक्स चेंज सर्जरी के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी। यह फिल्म LGBTQ+ समुदाय के सम्मान और पहचान के मुद्दों को गहराई से उठाती है। इसी से एक और मूवी है, आपने कभी देखिएगा, एक मूवी है, पाकिस्तानी मूवी है जिसको बोलते हैं बोल। क्या मूवी का नाम है, बोल, ठीक है, बोल मूवी है। और पाकिस्तान के प्रमुख सिंगर कौन है, आतिफ असलम शायद नाम है उनका, आतिफ असलम, और उन्होंने इसमें सॉन्ग किया है, गाया हुआ है। बड़ी अच्छी मूवी है बोल मूवी, ठीक है, देखिएगा उसको, दिल आपका जो है बड़ा इमोशनल हो जाएगा, और महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से होती है वो आपको समझ में आएगा। बोल मूवी देखिएगा मेरे कहने पर, ठीक है, बोल मूवी पाकिस्तानी मूवी है, बोल नाम इसका बोल है। गाने इसके बड़े अच्छे सॉन्ग, अच्छे बहुत अच्छे, देखिएगा। एक महिलाओं की स्थिति क्या होती है, किस प्रकार से अपने दर्द को सहन करती हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें जो है कई सारे और दी गई चीजें, आप इसको देख सकते हैं इसका, ठीक है। अब बताइए, प्रश्न आपके सामने है जस्ट 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह फिल्म एस मैफेयर द्वारा निर्देशित है और यह पुरस्कार जीतने वाली वियतनाम की एक ऐतिहासिक फिल्म है। ठीक है, फिल्म की कहानी 1990 के दशक के साइगॉन में सेट है, जो एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर और एक भूमिगत पिंजरा फाइटर के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इस फिल्म ने समारोह में ICFT यूनेस्को गांधी पदक भी जीता। बताइए क्या होगा, 1 और 2 होगा क्या, या फिर 1 और 3 होगा, फिर 1 2 3 होगा, क्या हो जाएगा? सोचो समझो और फिर मुझे इसका दो आंसर। ठीक है, बताओ, आंसर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना, चीजें फेवर में रहेंगे हमारे। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, बताओ। देखो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ए वाला, यानी कि केवल 1 और 2, ये नहीं है ना। अभी लास्ट में तो हमने पॉइंट आपको बताया था, ये नहीं है, 1 और 2 है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र के बारे में कुछ जानकारी यहां पर दी है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या बोलते हैं यूएनजी को, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता आमतौर पर किसी प्रमुख सदस्य देश के रूप में की जाती है। भारत ने इस बार नहीं की, भारत ने अस्थायी प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है, एक कुछ बातें इसमें रखी गई हैं। यूएनजीए अध्यक्ष का चुनाव महासभा द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। भारत ने G4 समूह, यानी कि जिसमें आपका भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील है, के साथ मिलकर के UNSC में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट के लिए अपनी दावेदारी को इस सत्र में मजबूती से दोहराया। यानी कि जो अभी हाल ही में 80वां जो सत्र अभी आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हुआ है, उसमें भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सीट के लिए, आप जानते होंगे 5 परमानेंट होते हैं ना सदस्य देश, किसमें, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उसी में इंडिया ने अपनी सदस्यता के लिए पुरजोर जो है क्या किया, समर्थन की बात कही, और बाकी अलग अलग कंट्रीज ने भी समर्थन व्यक्त किया है भारत के पक्ष में। लेकिन चीन की अड़ंगा की वजह से दरअसल क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाती है तो कई चीजें क्या हो जाएंगी, फेवर में हो जाएंगी भारत के। लेकिन चीन नहीं चाहता है कि चीन, भारत की ताकत जो है बढ़े अपने आप पे। हालांकि मोस्टली कंट्रीज ने भारत को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन क्या किया है, व्यक्त किया है। चीन है ही कलाकार आदमी अपने आप पे, है ना, क्या कीजिएगा। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा अपने आप पे, ठीक है। और अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर शामिल होता है भारत, तो एक खास बात हो सकती है, जो टेररिज्म की आजकल डिफिनीशन नहीं आपको पता है, आतंकवाद जो है ना, आतंकवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा अभी तक ग्लोबल लेवल पर कोई माने नहीं, आपको पता है। आतंकवाद की परिभाषा लोगों ने अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से डिफाइन की है, ठीक है। कोई कहता है कि ये मासूम थे, आतंकवादी थे, कोई कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, कोई कहते हैं देश के सताए हुए थे, कोई कहते हैं कि कुछ था, कोई कहते हैं कुछ था, कोई कहते हैं धार्मिक उन्माद की तरीके से, कोई कहता है कि धर्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई कहता है धर्म होता है, कोई अलग अलग चीजें अलग अलग चल रही है अपने आप में। टेररिज्म क्या है एग्जैक्टली, इसकी इंटरनेशनली डेफिनेशन कोई अभी तक नहीं है। अगर यूएनएससी में इंडिया अगर शामिल होता है तो सबसे पहला काम तो मुझे लगता है वो यही होगा कि आतंकवाद की परिभाषा जो है ना, जो नहीं दी है, क्योंकि हर लोग अलग अलग अपने रूप में इसको डिफाइन करते हैं, और यही रीजन है कि अभी तक आतंकवाद को लेकर के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। तो इस पर जो है कुठाराघात जो है जरूर होगा अगर शामिल होता है भारत तो। चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग इस पर। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, उसके बारे में भी अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूएनजीए, इसके बारे में कई बार पूछता है, यूएनजीए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो इसके अलग अलग जो संयुक्त राष्ट्र के जो अलग अलग क्या कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में अलग से पढ़िएगा, पूछता है कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न, ठीक है ना। चलिए बताइए प्रश्न आप लोग। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूएनजीए के इस सत्र की अध्यक्षता भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा की गई थी, ऐसा है क्या, मुझे नहीं लगता है। इस सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती से दोहराया, ठीक बात है। भारत ने डेमोक्रेसी फंड की स्थापना के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया। बताइए क्या हो जाएगा बॉस इसमें से एग्जैक्टली सही उत्तर। अपने को ये तो नहीं लगता है भाई साहब, ठीक है, ये लगता है, बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पढ़ो फिर दो उत्तर।
ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ना हैबिट डेवलप कीजिए अपने भीतर, है ना, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे काम चलेगा नहीं बॉस। चलिए क्या हो जाएगा, ये देखिए सी मतलब कि आपका केवल 2 है, बाकी सब रॉन्ग है, केवल 2 सही है ना, केवल 2 सही है, बाकी क्या है आपका। अच्छा, जैसे एक चीज ध्यान रखिए कि लिखा हो तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, अक्सर यहां पूछ जाता है कौन सा सही नहीं है, और जैसे ही यहां पर आए कौन सा सही नहीं है वैसे आप कंफ्यूज आ जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। इसलिए ये चीज अक्सर आप ध्यान रखिए कि यहां पर सही है लिखा है या सही नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अपने आप में एक बड़ी योजना है, पहल है अपने आप में। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक महत्वाकांक्षी पहल है, यानी कि इंडिया की पहल है, ठीक है। तो यह पहल दरअसल भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित है। तो हो जाता है पूछ ले आपके एग्जाम में कि ये किन 2 देशों की प्रमुख पहल है, तो आप कहेंगे इंडिया की और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की, ठीक है। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एक समान ग्रिड स्थापित करना है ताकि सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, है ना, कहीं दिन हो तो बिजली को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सके अपने आप। इस ग्रिड का अंतिम उद्देश्य जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो आप यानी कि आपके जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इस पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करना है। ये अभी सरकार का बहुत तेजी के साथ अपने आप पे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है इस चीज को लेकर, इसीलिए सरकार ने इस प्रकार की योजना को शुरू किया है, ठीक है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हो जाए और आने वाले समय में देश वही ताकतवर होगा जो ऊर्जा के मामले में क्या होगा, ताकतवर होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बताइए प्रश्न, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। दरअसल यह पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित की गई है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होने वाली बिजली पर दुनिया की निर्भरता को समाप्त करना है। कौन सा कथन सही बताइएगा मुझे इसका आंसर एग्जैक्टली सोचो समझो और फिर बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली बताइए बॉस, बोलिए भाई साहब। देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी मतलब आपका 2 और 3, ये नहीं होगा, ठीक। क्या लिखा हुआ है कि यह पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई। नहीं भैया, ये तो अलग ही योजना है ना अपने आप में, आईएस से तो अलग है अपने आप में, आई से, ठीक है। इसकी आईएससी की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना तो 2015 में की गई थी, याद आ रहा आपको। अच्छा, 2015 में की गई थी, तो कौन सा कॉप था जो आईएससी जो जिसकी स्थापना की थी आईएससी में, तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कौन सा नंबर था, 17 था। जैसे अभी हमने आपको कॉप के बारे में एक पिछले 2 क्लास पहले समझाया था आपको कौन कौन सी समिट होने वाली है कॉप की। ये कौन सी कॉप थी जो कराई गई थी 2015 में, बताइएगा इसका भी मुझे उत्तर, क्योंकि कॉप ये जो हुई थी 15 वाली ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग संवर्धन योजना ये क्या है। दरअसल यह योजना एमएसएमई के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है अपने आप में। दरअसल यह योजना ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए सब्सिडी या कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, लेकिन ये ऋण ब्याज मुक्त नहीं होते हैं। क्या लिखा है, यह योजना ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए सब्सिडी या कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन ये ऋण ब्याज मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये खास बात है इसकी। चलिए आइए, योजना का एक प्रमुख घटक ग्राम उद्योग क्लस्टर और साझा सुविधा केंद्र स्थापित करना है। ये आपका सीएफसी ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक यानी कि जो साझा सुविधा केंद्र है, ठीक है, को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन इनपुट और बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। यह पहल ओडीओपी उत्पादों के लिए विशेष रूप से सहायक, ओडीपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, ठीक है, उनके लिए क्या है, सहायक हैं। तो सरकार इसमें खूब प्रगति करना चाहती है इस समय। अब बताइए आप लोग प्रश्न इस पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग संवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नंबर 1, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह योजना ग्रामीण कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। नहीं, ये तुम्हें नहीं लग रहा है। इस योजना के तहत ग्राम उद्योग क्लस्टर और साझा सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ऐसा है क्या, बताओ। तो 1 और 3 होगा या 2 और 3 होगा या 1 और 2 होगा, क्या हो जाएगा बताओ। सी कथन लग रहा है या 2 लग रहा है या फिर 1 लग रहा है या फिर ये तो नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या होगा। फिर से पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर बताओ कि कितना कंफ्यूजन वाला है ये मैटर, कितना नहीं है, ठीक है। बताइएगा तो सही रहेगा आपके लिए। सी है ना, क्या हो जाएगा सी, 1 और 3, ये तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ये। चलिए अब आ जाएगा आपके सामने क्वेश्चन 1, नंद बाबा दुग्ध मिशन, ठीक है। चर्चाओं में यह भी रहा है आपके, और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा जो है दुग्ध उत्पादक है अपने आप। ध्यान रखिए, यह मिशन राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों की आय में सुधार करना चाहता है। कौन सा, नंद बाबा दुग्ध मिशन अपने आप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बॉस, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। मिशन का मुख्य घटक दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करना है। अच्छा, एक चीज आपने कभी नोटिस किया है क्या बॉस, आजकल के लोग जो डॉक्टर लोग होते हैं वो काऊ मिल्क को क्या करते हैं, मना कर देते हैं, खासकर बच्चों को पीने के लिए। ये चीजें जो आप सुनते हैं समझते हैं, प्लीज इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान आदि मत दिया करिए। हालांकि कई कई बच्चों में काऊ मिल्क क्या होता है, नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। लेकिन काऊ मिल्क कौन सा, देसी वाला, देसी दूध कभी किसी बच्चे को नुकसान करता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बच्चे के बर्थ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मदर फीडिंग होती है, ठीक है। मदर फीड करा दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी पिलाइए, कोई इशू नहीं है, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि आजकल के कुछ लोग हैं जो मदर फीड भी नहीं कराते हैं बच्चों को, ये भी अपने आप एक विडंबना है, ठीक है। काऊ मिल्क, काऊ से जुड़ी हुई कोई भी चीज, गाय से बनी हुई कोई भी चीज, दूध है, घी है, मक्खन है, दही है, ठीक है, या कोई अन्य पदार्थ है, वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है ही नहीं बॉस, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूफ है अपने आप पे हर एक चीज, ठीक है। और जो है आपका जो ये संपूर्ण आहार कहा जाता है काऊ मिल्क, देसी काऊ का, ध्यान रखिएगा। जो हाइब्रिड जो गाय आती है उनका नहीं, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूं, ठीक है। देसी गाय का दूध अपने आप में सबसे ज्यादा संतुलित आहार माना जाता है, अपने आप पोषक आहार। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो अपने आप में खतरनाक बोलते हैं, अपने आप को बड़े पढ़े लिखे मानते हैं, ठीक है। ये सब चीज अब क्या किए जाएगा, डॉक्टर लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, भगवान ही मालिक है, मैं तो नहीं जानता। पता नहीं कौन सी साइंस उसमें डाल देंगे बिना मतलब वाली, नहीं इसमें तो ये होगा तो बच्चों को एलर्जी करता है, तो इतने सारे पेशेंट उसमें जो है एलर्जी से बच्चे एडमिट हो गए। अरे कुछ एक होते हैं भाई साहब, वो देसी गाय का दूध नहीं पिलाए, कुछ और पिलाए होंगे, मिक्स के पिलाए होंगे, ठीक है। अब दूध लेके आपके यहाँ कोई आता है, वो जो है दूध देने वाला, अब उसने क्या मिलाया है आप किसी को क्या पता। लेकिन दोस्त आप किसी को दे दो, गाय को दोस्त दे दो कि गाय के दूध पीने से ऐसा हुआ है। अरे गाय के दूध जो लेके उसमें क्या मिलाया है आपको पता है कि नहीं पता है, पता करो पहले उसके बारे में। शुद्ध दूध पिलाइए एकदम प्योर, और फिर देखिए अगर दिक्कत हो तो नहीं होगी दिक्कत। लेकिन क्या है ना, संस्कृति और परंपराओं को हमारे यहां पर खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से ये सब खत्म हो जाए, है ना। क्या कीजिएगा, एक ऐसे मैंने कराया था एक अपने बैच में, आरओ वाले पीसी वाले बैच में, कि हमारी जो संस्कृति है वो हम बचा सकते कि नहीं बचा सकते हैं इस ग्लोबल होते दौर में, है ना। तो ये बड़ी विडंबना। इसमें यह भी कारण है कि अनपढ़ लोग जो है ना, बिना किसी मतलब के जो है चीजों को डिसबैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यह मजबूती बिचौलियों को हटा करके और पारदर्शिता सुनिश्चित करके दुग्ध उत्पादकों को सीधे दूध बेचने का एक चैनल प्रदान करती है, जिससे उन्हें उनके दूध का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होता है, जो मिशन के पुनरुद्धार के उद्देश्य का प्राथमिक साधन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अतः कभी आपने सुना गांव वगैरह में कि गांव में गाय का जो है दूध पीकर बच्चे बीमार हो गए, कभी सुना है? ये सब चोचले शहरों में होते हैं भाई साहब, क्या कीजिएगा। कोई भी डिलीवरी आज इस समय कोई डिलीवरी नॉर्मल होती है क्या किसी मां की? नहीं होती है, डॉक्टर का है भैया, क्या कीजिएगा। और फिर क्या कहेंगे, माहौल ऐसा हो गया, पॉल्यूशन हो गया ऐसा। अरे नहीं भाई साहब, डॉक्टर का कलाकारी है, वो करते ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी आपकी, है ना। वो डरा देंगे आपको, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आई डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, है ना। तो आप डर जाओगे, अरे बाप डॉक्टर ने तो कह दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप सर पे हाथ रख के कहोगे हाँ ठीक है डॉक्टर साहब सीजर ही कर दो, मैं पेट काट देंगे उस महिला का बेचारी का, है ना। क्या कीजिएगा, कई बार तो बच्चा एक्सपायर कर जाता है ना, पेट कट गया बच्चा भी हाथ पे नहीं आया, जैसा भी हाल में हमारे यहाँ पे हुआ था। तो ये बड़ी विडंबना है डॉक्टर की, क्या किया जाए। डॉक्टर्स के अंदर मानवीय जो एक होता है ना गुण, वो खत्म सा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। चलिए खैर, आप लोग भी डरनिएगा डॉक्टर कभी लाइफ में, तो ध्यान रखिएगा।
मानवता को कभी शून्य मत कीजिएगा, और वैसे भी ऑफिसर बनिएगा तो भी अपने भीतर मानवता को शून्य मत कीजिएगा, है ना। अपने अंदर अच्छे कर्मों का समावेशन जरूर रखिएगा हमेशा, नहीं तो ईश्वर माफ नहीं करता कभी, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आंसर। कथन और कारण के आधार पर आपको सही उत्तर का मतलब सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए और दूसरा कारण आर को दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की है। ठीक बात है, बिल्कुल की है। दूसरा क्या कारण है इसका? कारण यह है कि यह मिशन दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों के गठन और मजबूती पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, कारण एग्जैक्टली सही है, कथन की पुष्टि करता है। दैट मींस कि अगर आप देखेंगे विकल्पों में तो विकल्प क्या पाएंगे आप बताइए मुझे जरा, फिर बताओ इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर एग्जैक्टली इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका उत्तर सही, ठीक है। यानी कि जो कारण आर है वो ए की पुष्टि क्या करता है बस, तो ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। कहां गया ये देखिए, ठीक है। चलिए अब आज आपके लिए आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? अवग्रदो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या फिर संवेग संरक्षण। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका उत्तर मुझे जरूर देंगे, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, और अगर नहीं दीजिएगा यही प्रश्न आप एग्जाम में आ गया तो सर पे हाथ रखिएगा, सर ने पूछा था नहीं बताए थे, सर्च करके बॉस बताइए, लेकिन बताइए मुझे तुरंत इसका आंसर, प्लीज बताइए, ठीक है। चलिए कमेंट देखता हूं कि आज कितने होशियार लोग हैं जो कमेंट करते हैं मुझे, प्लीज इसको चैट में डाल के देख लीजिए, फट से आ जाएगा तुरंत। चलिए और आज आपके लिए प्रश्न है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा कीजिए। ये आपके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल वैसे भी अंबेडकर जी चर्चाओं में रहे हैं, तो डेफिनेटली अंबेडकर के जो भी, क्योंकि बीएन राव और अंबेडकर जी को लेकर के आजकल जो है थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है मामला, तो मे भी आप एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या योगदान रहा है, ठीक है, या बीएन राव के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको एक बार आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और आज चूंकि मैं अभी घर से आ रहा हूं तो इसलिए थकान बहुत लगी, इसलिए आज मैंने मॉडल आंसर नहीं दिया आपको जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। तो आज के लिए माफी चाहता हूं, अगले दिन मैं जरूर दूंगा। आज इसका आंसर आप दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत अगर आपको रहा करे तो उसके लिए आप हमें 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इश्यू हो पढ़ाई लिखाई में, और बाकी पीसेस का बैच एक हमारा चल रहा है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, फाउंडेशन बैच है, इसमें कई सारी चीजें आपको मिलेंगे इकट्ठा, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसको आप जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसमें आपका प्री के लेक्चर्स, आपके मेंस के लेक्चर, आपके मतलब प्री प्लस मेंस के लेक्चर, साथ ही में पीवाईक्यूज प्री का, मेंस का पीवाईक्यूज, आंसर एंड प्रैक्टिस आपकी, प्री के टेस्ट सीरीज आपकी, ये सारी चीजें आपको समग्र रूप से, सीसेट आपका, इसमें हिंदी आपकी, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा बैच है। मोटिवेशनल स्पीचेस आपको इसमें और बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप। बाकी कोई दिक्कत अगर होती है तो सीधे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, ये मेरा आपसे क्या प्रॉमिस है। पीसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपके लिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये मेरा आपसे दावा है, ठीक है, वादा है आपसे। तो इसके लिए आप इस दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, पीसेस लिख करके, और आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप खाइए पीजिए, मस्त करिए, मस्त रहिए। हाँ, इसमें ऑफर चल रहा है, 8 दिसंबर इसकी क्या है लास्ट डेट है अपने आप पे, ठीक है। तो ऑफर का फायदा उठाइए और एडमिशन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। घर से जस्ट अभी आया हूं, इसे थकान लगी है, तो आज इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।